देखिए, हम लोग जो है आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C पर डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कुछ ऐसी विधियां जो कि फंडामेंटल राइट के फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हैं, उनको भी वैध घोषित करने का, यानी राज्य को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जो कि ऐसी विधियां बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन में भी हो। जैसे अनुच्छेद 13 क्लियरली क्या कहता है, कोई अगर ऐसी विधि बनाई जाती है या कोई ऐसी विधि जो कि है, एग्जिस्ट करती है और वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, उसके इनकंसिस्टेंट है, तो वो शून्य होगी। ये जो है अनुच्छेद 13 कहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी अब जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट अगर कोई ऐसी कार्यवाही कर रहा है जिसके जरिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो जो वो कार्यवाही कर रहा है वो कार्यवाही शून्य होगा। लेकिन जो स्टेट एक्शन लेता है वो सोशल वेलफेयर में लेता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है वो विदाउट एनी रीजन ले लिया जाए, ऐसा नहीं किया जाता है। जो स्टेट के द्वारा एक्शन लिया जाता है वो उसका ऑब्जेक्टिव एक सोशल जो है वेलफेयर भी होता है। तो जब हम सोशल वेलफेयर की बात करेंगे तो वहां पर जो है राइट टू जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वो वायलेट होने के चांसेस वहां पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं था। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी था वो बहुत इक्वल नहीं था। तो जब इक्वल नहीं था तो ऐसे में हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ लोगों से संपत्ति लेकर के दूसरे लोगों को देनी पड़ेगी। तो लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रख दिया गया तो वो पॉसिबल नहीं था। इसी तरह से जो इक्वलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट था कि जो है आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग समान होंगे और सबके साथ समान बर्ताव, विधि के द्वारा सबके साथ समान बर्ताव किया जाएगा। सब लोग के साथ जब समान बर्ताव किया जाएगा तो वहां पर चूंकि अगर इक्वल सोसाइटी रहती, सब लोग एक समान स्थिति में रहते, तब जो है समान रूप से बर्ताव किया जाता, तब तो न्यायपूर्ण था। लेकिन समाज में असमानता भी थी। समाज में असमानता थी। कोई जो है एससी कम्युनिटी का है, एसटी कम्युनिटी का है, वो सोशली एंड एजुकेशनली बहुत पीछे है और कोई जो है आगे है। अब उसके साथ, दोनों के साथ अगर समान बर्ताव करेंगे तो यहां न्याय होने के बजाय अन्याय होने लगेगा। तो इस चीज को देखते हुए कि रियल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी अचीव हो, तो इसके लिए आर्टिकल 15 एंड 16 भी दिया गया कि उसमें कुछ विशेष प्रावधान जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य को दी गई। सामान्यतः राज्य जो है असमानता नहीं कर सकता, लेकिन राज्य को यह शक्ति दी गई कि इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए असमान व्यवहार भी कर सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, असमानता को दूर करने वाली टेक्निक जो होती है वह भी असमानता क्रिएट करती है।
जैसे जो इनइक्वलिटी को रिमूव करने के लिए जो हम मेथड अपनाते हैं वह भी असमानता बनाने लगती है। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की बात कही गई है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो सपोज करिए राज्य ने ये प्रावधान बना दिया कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा सभी क्षेत्रों में। अगर ये प्रावधान बनाया जाए कि 50% रिजर्वेशन पुरुषों के लिए होगा, 50% महिलाओं के लिए होगा, तब तो जो है उसमें फिर आगे विषमता होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन जब ये बना दिया गया कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के पक्ष में होंगे और जो 50% है वो अनरिजर्व है, यानी कोई महिला अगर टैलेंटेड है तो जो 50% बचा है उसमें भी जा सकती है और 50% तो उसका है ही। तो यहां पर जो है ये असमानता धीरे धीरे करके असमानता होने लगेगा। और ये रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी का आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, तो 27% जो रिजर्वेशन है वो जो है अगर ऐसा कर दिया जाए कि हाँ इनका 27% है, उसी में ये लड़ाई लड़ेंगे, बाकी में नहीं जाएंगे, तो फिर वो 27% तक ही सीमित रहेंगे, अनरिजर्व में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो अनरिजर्व है वो ऐसा नहीं है कि रिजर्व फॉर जनरल कैटेगरी, ऐसा नहीं है, वो अनरिजर्व है, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी, सबके लिए खुला हुआ है। तो जब सबके लिए खुला हुआ है तो ओबीसी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो अपना 27% तो पाया, और अगर उसमें से कुछ लोग टैलेंटेड हैं तो अनरिजर्व में भी गए। तो यहां पर जो 27% निर्धारित किया गया, 27% वाला भी मिल रहा है और उसमें से कुछ लोग जो है जो अनरिजर्व है, यानी जो 50% के आसपास में या आप कहिए 40% के आसपास में बचा हुआ है, तो उसमें भी जो है ओबीसी वाले लोग पहुंच रहे हैं। तो यहां पर जो समता बनाने की बात थी, समता के बजाय विषमता बनने लगेगा। समता इसलिए बना रहे थे कि जो हर समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो। जो लिमिटेशन है वो इसीलिए रखा गया कि क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो। लिमिटेशन एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसलिए रखा जाता है कि क्वालिटी भी कंप्रोमाइज ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए किसी इंटर कॉलेज में किसी को टीचर बनाना है तो रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसमें थोड़ी छूट दे सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि भाई 50%, अगर वो 50% से थोड़ा कम भी पाया है, 45% पाया है, तब भी वो उसको बनाया जाएगा, वो एलिजिबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि वो पास ही नहीं हुआ है तो उसको एलिजिबल कर दें। क्यों? क्योंकि वहां हमें क्वालिटी भी देखना है कि वो जो है जब वो अपॉइंट होगा तो वो जिस पोस्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है वो कर पाएगा कि नहीं। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है कि वो जो है वो जो फंक्शन है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर एलएलबी करने के लिए बीए रखा गया है तो एलएलबी के लिए उसका जो दिमाग है वो फुली प्रिपेयर है कि नहीं है। एमबीबीएस करने के लिए टेस्ट रखा जाता है, टेस्ट जो क्लियर करेगा वही एमबीबीएस में एडमिशन पाएगा। तो वो टेस्ट ये निर्धारित करता है कि ये कैपेबल हैं एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए कि नहीं कैपेबल हैं। तो ये है। तो यहां पर जो भूमि सुधार से संबंधित विधियां थीं, भूमि सुधार से संबंधित विधियों में बेसिकली क्या किया जा रहा था, जिसके पास अधिक भूमि है उसकी भूमि को लेकर के जिसके पास जो भूमिहीन है उनको दिया जा रहा था। विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार विधियां बनाई गई जिसमें जमींदारी उन्मूलन या सीलिंग एक्ट बनाया गया, जिससे कि जो भूमि है
वो जिनके पास अधिक भूमि है उनसे लेकर के जो भूमिहीन है उनको दिया जाए। तो जब ये दिया जा रहा था तो यहां पर देखा जाए तो एक ऐसा मेथड अपनाया गया कि हाँ आपके पास जमीन है, आपसे लेकर के इनको दिया जा रहा है। तो यहां पर हम समता बनाने की कोशिश कर रहे थे और सामाजिक रूप से समाज कल्याण के दृष्टि से ये विधियां बनाई जा रही थी। समाज कल्याण इसका एक उद्देश्य था कि जो भूमि का बंटवारा है वो थोड़ा सा लेबल्ड हो सके, ऐसा न हो कि किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है किसी के पास कोई जमीन नहीं है, ऐसा न हो। तो भूमि का बंटवारा जो है सही से हो सके। तो इसके लिए जो है जो 9th शेड्यूल है वो लाया गया और आर्टिकल 31A 31B उस समय लाया गया। तो वहां पर ये अनुच्छेद लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने कल आपको केस बताया था, जो है चंपक्कम दोरईराजन का केस, और उसके बाद में शंकरी प्रसाद का केस है। शंकरी प्रसाद का केस प्रॉपर्टी से संबंधित था, भूमि से संबंधित था। चंपक्कम दोरईराजन का जो केस था, जो अभी हमने डिस्कस किया कि रिजर्वेशन का जो नॉर्म था उसको अप्लाई करने से रोकता था, कि सुप्रीम कोर्ट रोक रही थी कि नहीं आप जो है जो विशेष प्रावधान नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय अनुच्छेद ये 15(4) संविधान में नहीं दिया गया था। तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) भी जोड़ा गया और इधर जो है अनुच्छेद 31AB भी जोड़ा गया। तो ये दोनों केस का प्रभाव था, चंपक्कम दोरईराजन और शंकरी प्रसाद दोनों केस का प्रभाव था, जिसके नाते ये जोड़ना पड़ा। तो जब ये जोड़ दिया गया तो 9th शेड्यूल में विधियां लाई गईं। 9th शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट लाया गया कि इस सब्जेक्ट पर विधि, इस सब्जेक्ट पर विधि बनाने की बात की गई। तो जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट पास किया जाता, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता। 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता, तब फिर क्या होता? तब फिर ये होता कि अब उसकी स्क्रूटनी नहीं हो सकती। अब जो है वो न्यायालय में उसको चेक नहीं किया जा सकता। अब इतने से जो है जो लेजिस्लेचर है उसको तृप्ति नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, आर्टिकल 31C भी एक ऐड कर दिया। कब ऐड किया? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। तो इसमें क्या कह दिया गया कि ऐसी विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन भी नहीं कर सकती। ऐसी विधियां जो है अनुच्छेद 39A और C के में दी गई जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, राज्य के द्वारा बनाई गई हैं, उसका जो है उसको न्यायिक रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रावधान वहां पर कर दिया गया। और ऐसी विधियां मूल अधिकारों के उल्लंघन में भी हैं तो फिर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो जुडिशियल स्क्रूटनी का पावर था कोर्ट का, उसको एक तरह से लेने का प्रयास किया गया। तो केशवानंद भारती के केस में इसको चैलेंज किया गया। ये जो है 25वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था, उसको चैलेंज किया गया। साथ में अनुच्छेद जो है 31AB और अनुच्छेद 31C तीनों को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 31AB को तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया और ये कहा कि ये वैलिड इसलिए है क्योंकि ये समाज कल्याण हेतु बनाया गया है और इसमें अधिकांशतः भूमि सुधार से संबंधित जो विधियां हैं वो हैं, तो इस नाते ये वैध है। अनुच्छेद 31C के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुच्छेद 31C का जो पहला पोर्शन है वो वैलिड है और जो दूसरा पोर्शन है वो वैलिड नहीं है, वो वाइड है।
क्यों? क्योंकि इसके द्वारा न्यायालय की शक्ति को लिया जा रहा है, न्यायालय की शक्ति जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसको लिया जा रहा है। तो जब उसको लिया जा रहा है इस नाते ये अवैध है। तो जो सेकंड पोर्शन है आप अपने बेयर में देखेंगे 31C का जो सेकंड पोर्शन है, जिसको कि आप बेयर में देखेंगे तो इटैलिक उसमें लिखा होगा, एंड नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन in any court on the ground that it does not give effect of such policy। तो यहां जो ये पोर्शन था इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और ये धारित किया गया कि ये जो है मूल ढांचा का उल्लंघन कर रहा है, ये मूल ढांचा का उल्लंघन कर रहा है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो जो है जो 25वां संविधान संशोधन था उसमें प्रयास ये किया गया था कि जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डीपीएसपी है, इसको जो है ये डीपीएसपी अभिभावी हो जाए फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं उस पर अभिभावी हो जाए, उससे ऊपर हो जाए। क्या कहा गया था कि अनुच्छेद जो 39 है, 39 का ए और सी, 39 का जो ए और सी है उसमें जो पॉलिसी है उसके अनुरूप अगर कोई विधि राज्य के द्वारा बनाई जा रही है तो उसको फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहां पर अगर लड़ाई कंट्रोवर्सी हो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो डीपीएसपी है उसको ऊपर कर दिया गया और फंडामेंटल राइट को नीचे कर दिया गया। तो यहां से लड़ाई शुरू हो गई कि डीपीएसपी बड़ा कि फंडामेंटल राइट बड़ा, जो नीति निदेशक तत्व हैं वो बड़ा कि जो है मूल अधिकार जो है वो बड़ा। ये जो है कंट्रोवर्सी फिर शुरू हो गई। तो फिर केशवानंद भारती के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कंट्रोवर्सी का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि जो डीपीएसपी है ये एक लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, ये एक लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, और जो फंडामेंटल राइट हैं वो मोड हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा मोड हम ऑप्ट करेंगे। जो है नीति निदेशक तत्व हैं वो एक लक्ष्य है, अच्छा राष्ट्र, एक जो है सुखी और समृद्ध राष्ट्र बनाने का एक लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हम कैसे पाएंगे, वो फंडामेंटल राइट के आधार पर पाएंगे। फंडामेंटल राइट के आधार पर डीपीएसपी में जो लक्ष्य दिए गए हैं उस लक्ष्य को हम जो है प्राप्त करेंगे। तो यहां पर ये कहा गया। अब जो है यह भी कहा गया कि ये संभव है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य को जो साधन है, जो साधन निर्धारित किया गया है उस साधन के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से भी प्राप्त किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया कि 1 करोड़ रुपए आपको कमाना है और ये कह दिया गया कि वैध साधनों से कमाना है। 1 करोड़ रुपए कमाने का मतलब क्या है कि आप जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हो गए, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनना है। तो आप अगर वैध साधनों से वो कमा रहे हैं, बिजनेस किया, मेहनत किया, उससे कमा रहे हैं, तब दूसरा जो है कि हाँ कमाना है, चलो बैंक लूट लेते हैं, एक ही बार में 1 करोड़ रुपए कमा लिया, समृद्ध हो गए। तो जो समृद्धि है वो जो है वो दोनों केस में मिली, लेकिन एक में
वैध साधन द्वारा मिली और एक में अवैध साधन द्वारा मिली। तो जो अवैध साधन द्वारा मिली है समृद्धि, उसमें जो मानव का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा विकास नहीं होता है, वो बौना ही रह जाता है। लेकिन जो वैध जो है साधनों के द्वारा समृद्धि मिलती है, वो जो है मानव विकास के लिए अच्छा माना जाता है कि हाँ ये इससे जो है समुचित रूप से मानव का विकास हुआ। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार दोनों रखे। नीति निदेशक तत्व जो है लक्ष्य है, और जो ये जो है मूल अधिकार है, ये उस लक्ष्य को पाने का एक साधन है, कैसे हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस नाते हम ये नहीं कह सकते कि मूल अधिकार और जो नीति निदेशक तत्व हैं वो आपस में एक दूसरे के विरोध में है, कौन बड़ा कौन छोटा, यहाँ उसकी बात नहीं की जा सकती। फिर इसको और स्पष्ट करते हुए मिनर्वा मिल्स के केस में कहा कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और जो है नीति निदेशक तत्व हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर दोनों का अस्तित्व नहीं है। तो जब हम जो है मूल अधिकारों की व्याख्या करते हैं तो न्यायालय के द्वारा जो नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। जब मूल अधिकारों की व्याख्या न्यायालय करती है तो नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को भी ध्यान में रखती है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें आर्टिकल 21 की व्याख्या जो है न्यायालय ने की है और बहुत विस्तृत व्याख्या की है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार जो नीति निदेशक तत्व में हैं उसको भी यहां लाया गया है। जैसे एक्सेस टू जस्टिस है, एक्सेस टू जस्टिस जो है नीति निदेशक तत्व है, उसको मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 में ला दिया गया। इसी तरह से फ्री लीगल एड है, स्पीडी ट्रायल है, ये नीति निदेशक तत्व के अवयव हैं, उसको न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार में ला दिया गया। तो अगर एक दूसरे के विरोधी रहते तो फिर नहीं लाया जाता। तो न्यायालय ने क्या किया, मूल अधिकारों की व्याख्या करते हुए जो डीपीएसपी के सिद्धांत हैं उनसे हेल्प लिया कि हाँ नीति निदेशक में ये है। तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत उन सिद्धांतों को भी, उन अधिकारों को भी रखा गया। तो ये जो है जो नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जो है आपका केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स के केस में इस तरह का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो यहां पर अब प्रश्न ये उठा कि एक विधि राज्य के द्वारा इस अनुच्छेद में बनाई गई, एक जो विधि है राज्य के द्वारा इस अनुच्छेद में बनाई गई, और एक जो विधि है वो राज्य के द्वारा इस अनुच्छेद में बनाई गई। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो केशवानंद भारती का जजमेंट था, इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया, इसको वैलिड डिक्लेयर कर दिया। इसका जो है जो फर्स्ट पोर्शन है ये वैलिड है, सेकंड जो पोर्शन है इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब जो बामन राव का केस आया उसमें अब जैसे ये आर्टिकल 31B जो था इसमें यही था कि जो विधि है वो बनाई गई और उसके बाद डाल दिया गया 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में डाल दिया जा रहा है। तो ये अगर 9th शेड्यूल में पढ़ते जा रहा है तब तो यहाँ पर जो है विधायिका है, विधायिका के पास असीमित शक्ति हो जाएगी कि वो किसी भी विधि को बनाए 9th शेड्यूल में डाल दे, फिर न्यायालय का दरवाजा बंद। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक केस आया बामन राव का। बामन राव के केस में ये कहा गया कि ये तो वैध है,
ये भी जो अनुच्छेद है ये वैध है, लेकिन नाइन्थ शेड्यूल में जो जो है विधियां डाली जा रही हैं, वो अगर जो डेट ऑफ डिसीजन ऑफ केशवानंद भारती केस है, जो केशवानंद भारती केस है, उससे पहले अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाला गया है तो आर्टिकल 31B एज इट इज अप्लाई होगा, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। लेकिन अगर उस डेट के बाद जो है नाइन्थ शेड्यूल में डाला गया है तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की जाएगी। जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब उस विधि को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, उस विधि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो बामन राव के केस में क्या डिसीजन दिया गया कि ऐसी विधियां जो कि नाइन्थ शेड्यूल में डाली गई हैं, केशवानंद भारती के डिसीजन से पूर्व डाली गई हैं, उनका जो है जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकता, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो उस डेट के बाद डाला गया है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा, और वो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके ग्राउंड पर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ये जो है बामन राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये बताइए केशवानंद भारती का डिसीजन कब हुआ था? 1973 में। क्या डेट था? 24/4/1973। ये जो है 24/4/1973, ये जो डेट है इसको याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो विधि है जो कि नाइन्थ शेड्यूल में डाली गई है, उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे उसको हम चेक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले की विधि अगर डाल दी गई है तो उसको चेक नहीं कर सकते। अब एक प्रश्न और है, सपोज करिए कि एक विधि बनाई गई 1960 में और ये नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया। अब उसमें जो है कोई संशोधन किया जा रहा है, उस विधि में कोई संशोधन, जैसे आईपीसी है, आईपीसी में संशोधन किया जाता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें संशोधन किया जाता है। प्रक्रिया यही है कि पार्लियामेंट के द्वारा उसका संशोधन किया जाता है। तो नाइन्थ शेड्यूल में कोई विधि है जो कि केशवानंद भारती के डिसीजन से पहले डाल दी गई, अब उसमें कोई संशोधन किया जा रहा है, तो उस संशोधन को क्या जो है बेसिक डॉक्ट्रिन पे चेक किया जा सकता है कि नहीं, उसके मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है, उसको चेक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। बामन राव में यह भी कहा गया कि कोई भी ऐसी विधि जो कि इस डेट के बाद डाली जाती है, या जो इस शेड्यूल में विधि है उसमें कोई संशोधन इस डेट के बाद किया जाता है, तो उसको जो है बेसिक डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, उस पर चेक किया जा सकता है। तो अब ये ध्यान रखिए, बामन राव का जो डिसीजन है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी विधि जो कि 24/4/73 से पूर्व नाइन्थ शेड्यूल में डाली गई है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, और कोई भी विधि जो इस डेट के बाद नाइन्थ शेड्यूल में डाली जा रही है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ग्राउंड क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर। और कोई भी विधि जो कि इस डेट से पहले इसमें डाली गई है और ये जो है उसमें संशोधन किया जा रहा है इस डेट के बाद, तो उसका जो है उसको उस संशोधन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उस संशोधन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और इसी बामन राव के केस में ही यह भी कहा गया कि चूंकि बामन राव की जो बेंच थी वो छोटी बेंच थी, केशवानंद भारती से छोटी बेंच थी,
तो जो 31C है, 31C का जो ये दूसरा भाग अवैध घोषित किया गया था, उसको भी वामन राव के केस में स्वीकार किया गया कि हाँ वो अवैध है, पहला भाग वैध है। पहला भाग उसका वैध है, दूसरा भाग अवैध है। ये जो है उसमें वामन राव के केस में डिक्लेयर किया गया। तो ये आपका जो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज हैं वो हैं, कुछ विधियों की व्यावृत्तियां, कुछ विधियों को संरक्षित किया गया है। यहाँ जो है जो आपका हेडिंग है वहां पे आप देखेंगे लिखा हुआ है जो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। तो इसका मतलब यह है कि कुछ विधियों को संरक्षित किया जा रहा है। किससे संरक्षित किया जा रहा है? मूल अधिकार के आधार पर शून्य घोषित होने से संरक्षित किया जा रहा है। मूल अधिकार जो है क्या करता है, अगर जरा सा भी उसके क्षेत्र में कोई घुसा उसको शून्य घोषित कर देता है, उसको अवैध घोषित कर देता है। मूल अधिकार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई घुसा, हस्तक्षेप किया तो उसको जो है शून्य घोषित कर देता है। ये जो है अनुच्छेद 31 ABC जो बनाया गया वो जो है मूल अधिकार के क्षेत्र में घुसने के लिए बनाया गया एक तरह से, यानी कोई विधि यानी राज्य का कोई एक्शन मूल अधिकार में कुछ हस्तक्षेप कर सके, इसके लिए बनाया गया है। बेसिकली जो ये बनाया गया वो किस लिए बनाया गया? लैंड रिफॉर्म के लिए बनाया गया, जो भूमि सुधार है उसके लिए बनाया गया। जो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन है, बहुत सारे जो है राजा थे, बहुत सारे नवाब थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो उस संपत्ति को उन्हीं के पास रहने दिया जाता तो वो आज राजा बने रहते। खैर अभी भी हैं, उसका बाईपास रिलीफ उन्होंने बाईपास रूट निकाल लिया। कैसे बाईपास रूट निकाल लिया? क्या नहीं, देखिए उसका बाईपास रूट जो है जो ज़्यादा बुद्धिमान और भाई जो राजा थे उनके पास बहुत सारे अधिवक्ता भी रहे होंगे आप जैसे विद्वान, तो उन्होंने कोई रास्ता निकाला कि बताइए हमारी संपत्ति है कैसे बच सकती है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने ही एक व्यवस्था बना दी थी, एक एक्ट बनाया था जो ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो जो ट्रस्ट होता है एक्चुअल में, ट्रस्ट में क्या होता है कि जो रियल ओनर होता है वो बेनिफिशियरी होता है, जो उसका इंटरेस्ट लेता है वो उसका रियल ओनर माना जाता है। तो क्या किया गया, और ट्रस्ट के लिए ये लिमिटेशन नहीं है कि भाई इतनी जमीन ही रख सकते, इतनी संपत्ति ही रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो ऐसी जमीनें जो ज्यादा हो रही थी, जितना तक अलाउ था उतना तक तो रख लिया अपने पास, और जितना अलाउ नहीं था उसके ऊपर वाली जमीन को ट्रस्ट में रख दिया। ट्रस्ट में रख दिया और उसका बेनिफिशियरी अपने और अपने परिवार वाले बन गए। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने उसको वक्फ अल औलाद बना दिया कि वक्फ अल औलाद में क्या होगा कि हमारा हमारे बाद हमारे बच्चों का, हमारे बाद उनके बाद उनके बच्चों का। तो ये जो है एक रिलीफ निकाला गया कि हाँ वो किया जाए, और जो लोग उतने बुद्धिमान नहीं थे उनकी जमीनें चली गई। उनकी जो है जो जैसे मान लीजिए जो आप सीलिंग एक्ट पढ़े होंगे या जमींदारी एबॉलिशन एक्ट पढ़े होंगे, या जिसमें आप लोग देखते हैं कि भूमिधर को कितना जमीन रखने का राइट है, कि कितने एकड़ जमीन वो रख सकता है, कि 12.कुछ है, 12.5 जो है एकड़ जमीन वो रख सकता है। अब 12.5 एकड़ जहाँ हजारों एकड़ की बात थी तो वहाँ 12.5 एकड़ ही रख सकता है, तो और सब चली जाती, तो और सबको ट्रस्ट में डाल दिया गया। और उस ट्रस्ट डीड में ये मेंशन कर दिया गया कि भाई इसके बेनिफिशियरी ये होंगे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है। मेन समस्या ट्रस्ट और वक्फ में क्या होती है, वक्फ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ओनरशिप उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता,
इसी तरह ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर करना बड़ा कठिन काम होता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो ट्रस्ट डीड है, ट्रस्ट डीड में ही प्रोविजन बना दिया जाए कि हाँ, इस प्रॉपर्टी को ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो फिर उस आधार पर वो जो है ट्रांसफर किया जाएगा। तो बहुत सारे नवाब लोगों ने वक्फ बनाने के बजाय ट्रस्ट बना दिया था, इसलिए कि वक्फ में तो दिक्कत है, आगे अगर बेच उच के विदेश भागना है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड में अगर हम मेंशन कर देंगे तो उस प्रॉपर्टी को अगर हटा करके हमको कहीं जाना हुआ, कहीं शिफ्ट करना हुआ, तो वो हो सकते हैं। तो अगर सरकार एक कदम चलती है कि ये कानून बना के हम ऐसा करेंगे, तो उसके जो है संरक्षण में जो है वो रास्ता कुछ न कुछ निकल जाता है। और विशेषतः इसीलिए जो नवाब लोग, राजा लोग, जमींदार लोग थे, वो अपने मुख्तार रखते थे। वो जो है मुख्तार, या उसको ये कहें कि एक तरह से एडवोकेट था, लीगल एडवाइजर था, तो वो रखते थे, इसीलिए रखते थे कि उससे उनकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। तो वो था। चलिए, आप लोगों ने क्या लिखा है? एक्टिस बी। हम्म। किस चीज का? अनुच्छेद 31 ए बी सी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, हम फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकार जो दिए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं हर व्यक्ति को, वो एक बेसिक राइट है और वो उनको प्राप्त ही होगा, राज्य के द्वारा उसको छीना नहीं जा सकता। किसने दिया है? राज्य के द्वारा दिया गया है, और अधिकांशतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय होते हैं। तो राज्य उन मूल अधिकारों को कैसे, उन मूल अधिकारों में अगर हस्तक्षेप करना है तो राज्य कैसे करता है, या मूल अधिकारों में जो हस्तक्षेप हो सकता है वो कैसे हो सकता है? राज्य के एक्शन के द्वारा। तो राज्य का एक्शन कैसे होता है? या तो वो विधि बनाएगा, पार्लियामेंट विधि बना करके, विधि का मतलब एक नियम बना देगा कि ये ऐसे करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, इस तरह का नियम बना देगा। उसके द्वारा अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उससे भी संरक्षण संविधान में दे दिया गया है। अनुच्छेद 13 ये कहता है किसी भी तरीके से मूल अधिकार का उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो वो जिस एक्शन से किया जा रहा है, चाहे वो विधायी एक्शन हो, चाहे वो प्रशासकीय एक्शन हो, आदेश, सरकार ने आदेश दे दिया, सरकार ने आदेश दे दिया कि पकड़ लाओ, बहुत पीटेंगे, तो ये मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो ये जो है मूल अधिकार का उल्लंघन है, तुरंत अनुच्छेद 13 यहां ये हो जाएगा कि नहीं, ये आदेश जो आपने दिया है वो शून्य है। तो इसके लिए प्रक्रिया भी है कि हाँ, इसको शून्य कैसे घोषित कराएंगे, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको शून्य घोषित करा सकते हैं। अब जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय है, यानी राज्य के ऊपर, हमारे ऊपर हमको अधिकार दिए गए, राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध किस बात का? कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, मूल अधिकार का उल्लंघन है, ये नहीं कर सकते, मूल अधिकार का उल्लंघन है, ये राज्य के ऊपर प्रतिबंध हो गया कि आप ये नहीं कर सकते। अब राज्य को सामाजिक विकास के लिए कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी। तब जब कुछ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी तो जो मूल अधिकार है वो एक तरह से बहुत शक्तिशाली भाग है संविधान का, सबसे शक्तिशाली भाग एक तरह से देखा जाए तो मूल अधिकार है, तो राज्य भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जब राज्य
के लिए ये आवश्यक हो गया कि हम समाज कल्याण के लिए अगर मूल अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो हम समाज कल्याण नहीं कर पाएंगे। यानी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट हो चुका है। अब राज्य का बस केवल ये काम नहीं है कि खाली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या सिक्योरिटी, ये केवल ये काम नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है, कोई अगर गरीब है तो, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना, कोई बीमार है तो उसको इलाज कराना, ये सारी जिम्मेदारी भी राज्य की है, क्योंकि राज्य वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य के दर्जे में आ गया है। तो जब ये सारा काम करना पड़ेगा तो उसको जमीन चाहिए, उसको संपत्ति चाहिए, तो वो कैसे लेगा? तो इसके लिए जो है एक रास्ता निकाला गया, अनुच्छेद 31A जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A, 31B और 9th शेड्यूल ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 31A में जब आप पूरा जो है लंबा चौड़ा अनुच्छेद है उसको अगर आप पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें बेसिकली जो है जो संपदा है, जो राजघराने की, बेसिकली जो राजघराने की जो संपदा हुआ करती थी, स्टेट जिसको कहते थे, उनको कैसे एक्वायर किया जाए और वो मूल अधिकार के उल्लंघन में न हो। तो इसको जो है इस तरह की व्यवस्था देने का प्रयास जो है अनुच्छेद 31A में दिया गया। उसमें अधिग्रहण से संबंधित जो संपदा है, उसके अधिग्रहण से संबंधित, उसके मैनेजमेंट से संबंधित ये जो है कुछ अधिकार राज्य को, कुछ शक्तियां दी गई कि वो अधिकार राज्य ले सकता है। तो 31A में ये दे दिया गया। 31B में थोड़ा सा और जो है स्पेस दिया गया राज्य को। वो ये दिया गया कि 9th शेड्यूल 31B में कोई विधि अगर बनाई जा रही है और 9th शेड्यूल में उसको डाल दिया जा रहा है, 9वीं अनुसूची में उस विधि को रख दिया जा रहा है, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो जब न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा तो तब फिर क्या हो गया कि यहां पर जो है मूल अधिकारों के अगर असंगत भी है तो वो संरक्षित हो गई विधि, मूल अधिकारों से असंगत भी है तो वो विधि संरक्षित हो गई। अब इस तरह से क्या किया गया कि जो है 31B में जो पार्लियामेंट है उसको शक्ति दे दी गई कि आप विधि बनाइए, 9th शेड्यूल में डाल दीजिए। तो शुरुआत में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित विधियां बनाई गई, जो है भूमि सुधार है, भूमि सुधार से संबंधित विधियां बनाई गई और उसको उसमें डाल दिया गया। अब ये संरक्षित हो गया। अब राज्य जो है और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, 31C ले आया 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 31C में कह दिया गया कि अगर नीति निदेशक तत्वों के, नीति निदेशक जो तत्व हैं उसके अचीवमेंट के लिए अगर कोई विधि बनाई जा रही है और वो मूल अधिकारों के उल्लंघन में भी है तो उसको जो है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो इसको केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस जो है अनुच्छेद का जो दूसरा भाग है जिसमें न्यायालय को, न्यायालय की शक्ति को छीनने वाला भाग है, वह शून्य है और ये जो है घोषित कर दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन लाया गया। 42वें संविधान संशोधन में जो है वहां पर फिर से रिस्टोर करने का प्रयास किया गया। वहां पर ये लिखा गया कि अगर जो ये जो है नीति निदेशक तत्व हैं उनको अभिभावी करने के लिए अगर कोई विधि बनाई जा रही है तो मूल अधिकारों के आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल्स के केस में
सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस जो 42वें संविधान संशोधन में जो अनुच्छेद 31C में जो संशोधन किया गया था, उसको मिनर्वा मिल्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये कहा कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब उसके बाद बामन राव का केस आया। बामन राव के केस में ये धारित किया गया कि केशवानंद भारती का जो डिसीजन था, उस डिसीजन से पूर्व अगर 9th शेड्यूल में कोई विधि रखी गई है तो वो तो अनुच्छेद 31B के अंतर्गत संरक्षित रहेगी, उसको उसकी जो है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन उस डिसीजन के बाद अगर कोई विधि इसमें रखी गई है तो फिर उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। अगर कोई अमेंडमेंट उस डिसीजन के बाद उन विधियों में लाया जाता है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो ये जो है बामन राव के केस में लाया गया। तो यहाँ पर बेसिकली जो ये सेविंग लॉज वाला पोर्शन है उसमें बेसिकली प्रयास ये किया गया है कुछ ऐसी विधियां जो कि बहुत आवश्यक हैं उनको संरक्षित किया जाए। वो जो है वो उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी न हो या उसको जो है न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित न किया जाए। तो इसके लिए 9th शेड्यूल का एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखा गया कि हाँ ये जो है जो विधि इसमें चली गई वो फिर फंडामेंटल राइट के वायलेशन के नाते उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये प्रयास किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली बामन राव का केस और मिनर्वा मिल्स के केस में अब जो 9th शेड्यूल की जो विधियां हैं और जिनको कि जो है ये 73 जो 24/4/73 है उसके बाद 9th शेड्यूल में रखा गया है, तो उसको चुनौती दी जा सकती है। चुनौती किस आधार पर दी जा सकती है? मूल ढांचे के विरोध में है, संविधान के मूल ढांचे के विरोध में है, तो इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। और अगर मूल ढांचे के अनुरूप हैं तो फिर वो रहेंगी। तो ये जो है अब क्लियर है, सही में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं तो अब इसको एक दो बार आप भी पढ़िए। ये देखिए ये जो है यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके पीटी में बनते हैं और ये कुछ जगह के जुडिशियरी में मेंस में भी क्वेश्चन आता है। हाँ, बिहार में आया है, दिल्ली जुडिशियरी में आया है, तो वहाँ पर मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस नाते इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए। जनरली फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो है आर्टिकल 31 ABC नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा जाता है। किताबों में भी आप देखेंगे बहुत उसको फोकस नहीं किया गया है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है इंटरव्यू वगैरह में भी इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत मदद मिलती है। इससे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। प्रोफेसर लोगों का बड़ा प्रिय ये जो है आर्टिकल माना जाता है। कुछ ऐसे आर्टिकल जो कि किताबों में कम मिलते हैं और वो वहाँ फंसने की गुंजाइश रहती है बच्चे की, तो वो जो वहाँ पर प्रोफेसर लोग बेसिकली बैठे रहते हैं उनके लिए वो बड़ा प्रिय विषय हो जाता है, बड़ा प्रिय टॉपिक हो जाता है। क्योंकि भाई देखिए इंटरव्यू बोर्ड में 10 लोग हैं, तो अगर उसमें से कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया और आप सब के सब बताते चले जा रहे हैं, तो उसमें से जो प्रोफेसर होंगे तो प्रोफेसर की एक क्वालिटी होती है कि वो जो है सामने वाले को निरुत्तर जो है कराए। ये नहीं मोरल डाउन करना नहीं, चूंकि प्रोफेसर है तो प्रोफेसर ये मान लिया जाता है कि हाँ भाई बड़े विद्वान हैं, तो बड़े विद्वान है तो सामने वाला कैसे अपनी विद्वता से पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे रहा है,
तो कहीं न कहीं निरुत्तर करना है जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि निरुत्तर होने पर उसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। जो उत्तर आपने दिया है और कहीं एक पॉइंट पर नहीं आपको ध्यान है, नहीं आप बता पा रहे हैं, तो उसका बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब वो मान लिया जाता है। लेकिन जो हैं प्रोफेसर साहब हैं, वो प्रयास करेंगे कि आपको निरुत्तर कर दिया जाए। तो जब आप निरुत्तर हो जाएंगे तब वो संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ चलो। तो ये होता है। हाँ चलिए, नोट करिए क्या लिखा है। हम्म। 25वें संविधान संशोधन द्वारा, हाँ पैरा चेंज करके लिखिए, 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। यह अनुच्छेद कुछ नीति निदेशक तत्वों कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों को संरक्षण देता है। इसके अनुसार कोई ऐसी विधि जो राज्य के जो राज्य द्वारा नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने हेतु बनाई जाती है, वह अनुच्छेद 14 और 19 के अनुच्छेद 14 और 19 से असंगत होने पर भी शून्य नहीं समझी जाएगी भी शून्य नहीं समझी जाएगी। और इसको न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा
कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती, ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती। आर्टिकल 31C was inserted by 25th Constitutional Amendment Act 1971 for saving laws which give effect of certain directive principles according to this section. Where state made law to give effect of all or any of directive principles, to give effect of all or any of directive principles and such law is in violation of Article 14 and 19 cannot be declared void such law cannot be challenged to the court on the ground that it does not give effect, it does not give effect of such policy, of such policy. मतलब कि अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है तब तो उसको जो है इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए कोई विधि बनाई गई है तो इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि ये 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, और इसके ऊपर इस बात का न्यायालय द्वारा भी जांच नहीं किया जा सकता है कि ये जो है जो विधि है वो नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली है कि नहीं है। जो विधि है नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली है कि नहीं है, इसका न्यायालय द्वारा भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अब अगर लेजिस्लेचर कह देता है कि हाँ जो है अनुच्छेद 45 में दिए गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए ये विधि बनाई जा रही है,
अब वास्तव में उस विधि में 45 में दिए गए जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको प्रभावी बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब बस राज्य ने कह दिया, बस कह दिया कि हाँ 45 में दिया गया जो नीति निर्देशक तत्व है उसको प्रभावी करने के लिए ये विधि बनाई जा रही है, तो बस उतना ही सफिशियंट इस अनुच्छेद के हिसाब से। तो ये अनुच्छेद अगर देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही लेजिस्लेचर को बहुत पावर दे रहा था। और ये 71 में ये संविधान संशोधन जो है 25वां संविधान संशोधन किया गया। तो जब इतना पावर संसद को दे दिया गया तब फिर वही बेसिक ये जो है केशवानंद भारती का जो डिसीजन आया कि नहीं ये आप नहीं कर सकते, कि हाँ न्यायालय आपने इतना कह दिया कि हाँ ये जो है नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाने के लिए जो कोई विधि बनाई गई है तो वो अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन न्यायालय की शक्ति ही छीन ले रहे हैं कि हाँ वो वास्तव में नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली विधि है कि नहीं है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली वो विधि है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा कि वो नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली विधि नहीं है? यानी राज्य जो कह देगा वही मान लिया जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर न्यायालय का रोल होना चाहिए कि हाँ नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने वाली विधि है कि नहीं है। अगर विधि है तो ठीक है, अनुच्छेद 14 और 19 से कंप्रोमाइज किया जा सकता है। तो ये जो है केशवानंद भारती का ये ऑब्जर्वेशन था। केशवानंद भारती में जो है ऐसा नहीं था कि सरकार के विरुद्ध बहुत वैसा डिसीजन दिया गया था। सरकार के विरुद्ध बहुत डिसीजन नहीं था। पहले की क्या पोजीशन थी कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, मूल अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते। कोई केशवानंद भारती में कह दिया गया कि नहीं संशोधन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी मूल जो है अधिकार में हस्तक्षेप का एक तरह से रास्ता दिया गया केशवानंद भारती में कि हाँ मूल अधिकार में कुछ आपको घटाना बढ़ाना है, घटा बढ़ा दीजिए, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है। मूल ढांचे में क्या आता है वो हम बताएंगे, मूल ढांचे में क्या आता है वो हम बताएंगे, सरकार डिसाइड नहीं करेगी। तो न्यायालय ने अपने पास एक सेफ हैंड रखा कि हाँ मूल ढांचे में क्या आता है आप बनाइए, हम बताएंगे कि मूल ढांचा में ये है कि नहीं है। तो इस नाते सरकार नाराज थी, केशवानंद भारती के केस से सरकार नाराज थी। क्यों नाराज थी? इस नाते कि सरकार ने एक तरह से दिखाने के लिए, न्यायालय ने एक तरह से तो ये कहा कि हाँ मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं हो सकता। अब मूल ढांचा क्या है वो न्यायालय बताएगी। बहुत सारी चीजों को मूल ढांचे में रख दिया गया, फिर बाद में विभिन्न केसेस में बहुत सारी चीजों को मूल ढांचे में रख दिया गया। तो वो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है न्यायालय के पास में, जो कि केवल मूल अधिकारों के आधार पर वैसी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। तो इस नाते यहाँ न्यायपालिका थोड़ा सुदृढ़ हुई। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने अपने हाथ काट लिए, वहाँ वो सुदृढ़ हुई थी। चलिए आगे हम लोग कल देखेंगे।